Hi everyone, welcome back to the channel. In this video, we'll discuss part 4 of chapter number 6, The Age of the Guptas. In part 3, we have discussed till here. We'll start part 4 with science. बेटा अगर हम साइंस विज्ञान की बात करें तो जब गुप्ता पीरियड था तो हमने देखा कि साइंस ने भी बहुत प्रोग्रेस की. साइंस के जो डिफरेंट ब्रांचेस थे उनमें बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस हुई. कब? जब गुप्ता रूल कर रहे थे. ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड, जब गुप्ता पीरियड था तो हमने देखा ग्रेट कॉन्ट्रीब्यूशन वॉज मेड इन मेनी ब्रांचेस ऑफ साइंसेस लाइक एस्ट्रोनॉमी, मेडिसिन, मेटोलॉजी. तो साइंस के जो डिफरेंट ब्रांचेस थे उन सब में प्रोग्रेस हुई. कब? जब गुप्ता रूल कर रहे थे. एस्ट्रोनॉमी बोले तो खगोल विज्ञान, ठीक है, जहाँ पर हम प्लैनेट्स की स्टडी करते हैं, सन की स्टडी करते हैं. मेडिसिन आप सबको पता है, दवाइयाँ. मेट्रोलॉजी बोले तो मेटल्स से रिलेटेड जो साइंस होगा, हम डिफरेंट मेटल्स बनाना सीखेंगे. क्लियर है? तो क्या बोलोगे आप कि जब गुप्ता पीरियड था तो हमने देखा ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड ग्रेट कॉन्ट्रीब्यूशन वॉज मेड इन मेनी ब्रांचेस ऑफ साइंस लाइक एस्ट्रोनॉमी, मेडिसिन, मेटोलॉजी. वराह मिहिर, कैसे पढ़ोगे इसको बेटा? वराह मिहिर, ठीक है. ये कौन थे बेटा? तो ये एक बहुत ही महान एस्ट्रोनॉमर थे. तो जो वराह मिहिर थे इन्होंने प्रूव किया कि जो हमारा मून है वो रोटेट करता है राउंड द अर्थ. धरती के चारों तरफ घूमता है चांद. मून रोटेट्स राउंड द अर्थ एंड अर्थ रोटेट्स राउंड द सन. वराह मिहिर ने प्रॉपर बताया कि भाई एक ऑर्बिट है, जिस ऑर्बिट में जो हमारी अर्थ है वो सन के आसपास घूम रही है और जो हमारा मून है वो हमारी अर्थ के आसपास घूम रहा है. ये किसने बताया हमें बेटा? वराह मिहिर ने बताया. बृहत संहिता ऑफ वराह मिहिर, अगर आप बृहत संहिता को पढ़ेंगे जिसको लिखा किसने? वराह मिहिर ने लिखा है. वो एस्ट्रोनॉमी की बात करती है. बॉटनी बोले तो वो साइंस का ब्रांच जो प्लांट से, ट्रीज से रिलेट करता है. नेचुरल हिस्ट्री, फिज़िकल ज्योग्राफी. तो बृहत संहिता में आपको फिज़िकल ज्योग्राफी भी मिलेगी, नेचुरल हिस्ट्री मिलेगी, बॉटनी मिलेगी, एस्ट्रोनॉमी. बेटा जो ब्रह्मगुप्त थे वो बहुत ही बड़े मैथमेटिशियन थे, बहुत बड़े एस्ट्रोनॉमर थे. और न्यूटन ने हमें लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बताया जो हमारी बुक्स में है, हम पढ़ते हैं और यही सोचते हैं कि सिर्फ न्यूटन ही ऐसा क्यों था जिससे एप्पल गिरता हुआ दिखा और उसने ग्रेविटी की खोज की. तो बेटा न्यूटन से भी पहले कोई न्यूटन के पप्पा थे जिनका नाम था ब्रह्मगुप्त, जिन्होंने ब्रह्मगुप्त ने किसके रिगार्ड्स में बताया? लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के रिगार्ड में बताया. और सेवरल सेंचुरीज बिफोर न्यूटन, ठीक है. पर क्या ही कर सकते हैं, हमें जो पढ़ाया गया वो पढ़ाया गया. हमने पढ़ लिया कि भाई न्यूटन ने ग्रेविटी की खोज की है. ऐसा नहीं है बेटा. न्यूटन से बहुत सेंचुरीज पहले ब्रह्मगुप्त बता चुके थे किसके रिगार्ड में? लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के रिगार्ड में. चरक, सुश्रुत दोनों ही बहुत फेमस स्कॉलर्स थे. किसके? आयुर्वेद के, ठीक है. आयुर्वेदा पढ़ना है तो आयुर्वेदा पढ़ लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता. चरका, सुश्रुता, पर ये चरक है, चरक और सुश्रुत, ये दोनों बहुत ही फेमस स्कॉलर थे. किसके? आयुर्वेद के. बोले अब बेटा हम पढ़ेंगे मेटोलॉजी को. मेटोलॉजी क्या होती है? साइंटिफिक स्टडी ऑफ मेटल्स. जब गुप्ता रूलर्स रूल कर रहे थे, जब गुप्त पीरियड था, तो उस टाइम में हमने देखा कि जो हमारा मेटोलॉजी था वो भी बहुत एडवांस स्टेज में पहुंच गया था. और हम ये बातें हवा में नहीं कह रहे हैं बेटा कि बस सुना और बोल दिया. बहुत सारे एविडेंसेस हमें ऐसे मिले हैं जो ये बात प्रूव करते हैं कि भाई मेटोलॉजी भी एडवांस स्टेज में थी गुप्ता रूलर्स के टाइम पे. दिस इज़ एविडेंट फ्रॉम द आयरन पिलर एट मेहरौली नियर कुतुब मीनार. कुतुब मीनार के पास मेहरौली में आयरन पिलर है, ठीक है. एक आयरन पिलर जो कहाँ पर है? मेहरौली में. कहाँ पर? कुतुब मीनार के पास. और कुतुब मीनार कहाँ पर है? आप सबको पता है, दिल्ली में.
which has not gathered rust even after so many centuries. इतने centuries से वो आयरन पिलर वहाँ पर लगा हुआ है और फिर भी उसमें कोई रस्ट नहीं आई है. रस्ट का मतलब होता है जंग लग जाना. आज हम लोग देखते हैं लोहा कितनी जल्दी जंग खा जाता है, पर बेटा उस टाइम का जो लोहा था, जो आयरन था, उसमें आज तक रस्टिंग नहीं आई है. तो ये फाइनेस्ट एग्जाम्पल है इस बात का, एविडेंस है इस बात का कि भाई मेटोलॉजी ने भी बहुत प्रोग्रेस की थी. बहुत सारी सेंचुरीज़ हो गई, मेनी सेंचुरीज़ निकल गई, पर भी उस पिलर के ऊपर कोई रस्ट नहीं आई है, कोई जंग नहीं लगी है. तो ये दिखाता है कि गुप्त पीरियड में मेटोलॉजी भी एक हाइट पर थी, है ना. देखो उस टाइम में बुद्ध की भी बहुत सारी ब्रोंज की इमेजेस बनाई गई और वो भी कंसिडरेबल स्केल पे, एक दो नहीं बहुत सारी इमेजेस बनाई गई और वो सारी इमेजेस इतनी सुंदर थी कि आज भी उन्हें देखना बहुत अच्छा लगता है. तो ये भी एडवांस टेक्नोलॉजी का ही एक एग्जांपल था. फिर अगर हम ब्यूटीफुल पेंटिंग्स देखें कहाँ की, अजंता की, तो उनमें जिन कलर्स का यूज़ किया गया है वो भी हमें ये बताता है कि गुप्ता पीरियड के टाइम में पेंटिंग्स में भी बहुत ज़्यादा कमाल का काम हुआ था. ठीक है, तो जो ब्यूटीफुल पेंटिंग्स है अजंता की वो प्रूव करती हैं कि आर्ट ऑफ मेकिंग कलर बनाने का जो आर्ट था, ठीक है, रंग बनाने की जो कला थी, वो भी बहुत ज़्यादा एडवांस थी. किसके टाइम में? गुप्त पीरियड के टाइम में. बेटा अब हम पढ़ेंगे किसको? आर्यभट्ट को. तो आर्यभट्ट बहुत ही महान एस्ट्रोनॉमर थे. एस्ट्रोनॉमर किसको बोलते हैं हम बेटा? खगोल विज्ञानी को. खगोल विज्ञानी बोले तो जो प्लैनेट्स की स्टडी करते हैं, ठीक है, उनको. तो ये बहुत ही महान एस्ट्रोनॉमर भी थे, खगोल विज्ञानी भी थे और मैथमेटिशियन भी थे, गणितज्ञ भी थे. ठीक है, गुप्ता डायनेस्टी जब थी तब इन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया और बहुत ज़्यादा फ्लरिश किया. ठीक है, ही फ्लरिश्ड ड्यूरिंग द रीन ऑफ गुप्ता डायनेस्टी. जब गुप्ता डायनेस्टी चल रही थी उस टाइम में इनके काम को बहुत ज़्यादा प्रेस किया गया. ये बहुत ज़्यादा नोन पर्सनालिटी बन गए, फ्लरिश कर गए. इनके दो फेमस बुक थी, आर्यभट्टियम और सूर्य सिद्धांत. दो कौन कौन सी बुक थी आर्यभट्ट की? आर्यभट्टियम और सूर्य सिद्धांत. और ये दोनों बुक गुप्ता डायनेस्टी के टाइम पे लिखी गई. गुप्ता डायनेस्टी के टाइम पे इन्हें बहुत नेम फेम मिला, बहुत फ्लरिश ये किए. इनके मेन अचीवमेंट्स की बात करें तो इन्होंने बताया हमको सबसे पहले कि जो अर्थ है वो मूव कर रही है अराउंड द सन. इट वॉज सेवरल सेंचुरीज बिफोर यूरोपियन सेड द सेम थिंग. यूरोपियन ने तो बहुत बाद में बताया बेटा कि सन सेंटर में है और अर्थ उसको रिवॉल्व कर रही है. ठीक है, ये बात की बात है. रिवोल्यूशन की थ्योरी यूरोप से बाद में आई, उसके पहले ही हमारे खगोलविद आर्यभट्ट हमें बता चुके थे कि जो अर्थ है वो सन को के चक्कर लगा रही है, सन को रिवॉल्व कर रही है. सेकेंड थिंग जो इन्होंने बताई, इन्होंने ट्रायंगल के एरिया को निकालने का फॉर्मूला रूल लिख दिया. ही डिस्कवर्ड द रूल फॉर फाइंडिंग द एरिया ऑफ ट्रायंगल. ट्रायंगल का एरिया कैसे निकाला जाए इसका रूल लिखने वाले कौन थे? आर्यभट्ट. क्लियर है. थर्ड, पाई की सही वैल्यू बताने वाले भी कौन थे? आर्यभट्ट. 3.1416 वैल्यू होती है पाई की. इस एग्जैक्ट वैल्यू को इस एग्जैक्ट वैल्यू को कैलकुलेट किया और इसका क्रेडिट गया किसको? आर्यभट्ट को. ठीक है, पाई की एग्जैक्ट वैल्यू बताने वाले, सही वैल्यू बताने वाले कौन थे? आर्यभट्ट. द क्रेडिट फॉर डेवलपमेंट ऑफ ट्रिग्नोमेट्री शुड बी एक्चुअली गो टू हिम. और ट्रिग्नोमेट्री बनाने का जो पूरा श्रेय है, ट्रिग्नोमेट्री जिस तरीके से डेवलप हुई, ये भी किसको ही जाता है? हमारे आर्यभट्ट को. पहले तो इन्होंने पाई की वैल्यू को कैलकुलेट किया, फिर ट्रिग्नोमेट्री की फील्ड में भी बहुत सारे कंट्रीब्यूशन दिए. देन इनका जो काम है सूर्य सिद्धांत, उसमें इन्होंने प्रॉपरली एक्सप्लेन किया कि सोलर एक्लिप्स, ल्यूनर एक्लिप्स क्यों होते हैं, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण के बारे में बताने का काम भी किसने किया? हमारे आर्यभट्ट ने किया. और बेटा जो हमारे आर्यभट्ट थे वो ज़ीरो का यूज़ करना भी जानते थे, डेसिमल सिस्टम को भी जानते थे. आर्यभट्ट वॉज एक्वेंटेड का मतलब क्या होता है? जो किसी को कोई चीज़ पता हो, वो उसको जानता हो, तो आर्यभट्ट जानते थे डेसिमल सिस्टम को भी और ज़ीरो के यूज़ को भी.
तो बेटा अगर इस पॉइंट में मैंने कंफ्यूज किया हो आपको तो ज़रा फिर से ध्यान से सुन लो कि पाई की करेक्ट वैल्यू भी इन्होंने कैलकुलेट की और इनको ही क्रेडिट जाता है ट्रिग्नोमेट्री के को डेवलप करने का। ठीक है, अब बेटा हम पढ़ेंगे कल्चर को। कल्चर बोले तो संस्कृति। तो बेटा गुप्ता रूलर्स जो थे बहुत ही वर्सेटाइल थे, बहुत ही माइटी थे। तो जब बहुत बढ़िया रूलर आपको मिलते हैं तो कल्चरल प्रोग्रेस तो होती ही है। तो अगर हम गुप्त साम्राज्य की बात करें, ठीक है, किसकी बात करें, गुप्त साम्राज्य की बात करें, गुप्ता एम्पायर की बात करें, तो ये बहुत ही वेल ऑर्गेनाइज्ड स्टेट था। और वेल ऑर्गेनाइज्ड स्टेट क्यों बन पाया, क्योंकि एक के बाद हमने देखे बहुत ही वर्सेटाइल, बहुत ही माइटी रूलर्स यहाँ पर रूल करने आए। वर्सेटाइल बोले तो बहुमुखी, जिनमें बहुत सारी क्वालिटीज़ हुआ करती थी, 1 2 3 4 नहीं, जितना अच्छा लड़ाका थे उतना ही अच्छा उनका म्यूज़िक भी था, तो उतना ही वो साइंस के लिए भी काम करते थे, मतलब बहुत बढ़िया थे, है ना। बहुमुखी प्रतिभा थी, ठीक है। और ऐसे बहुमुखी प्रतिभा के धनी जब रूलर्स होंगे तो कल्चरल प्रोग्रेस तो होगी ही होगी। माइटी रूलर्स थे जिन्होंने बहुत सारे अचीवमेंट्स हासिल किए, खुद भी बहुत बढ़िया तरीके से रहे, अपनी सोसाइटी को भी डेवलप किया। चलो अब चलते हैं आगे। इतने बढ़िया रूलर थे तो ऑब्वियस सी बात है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी तो रहेगी। अब पॉलिटिकल स्टेबिलिटी रहेगी तो ट्रेड और कॉमर्स भी फ्लरिश करेगा। अब कभी भी देखना बेटा, ट्रेड और कॉमर्स को फ्लरिश करने के लिए चाहिए होती है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, जो गुप्त रूलर्स के टाइम में थी। इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी थी, लोग किसी भी फील्ड को अपना प्रोफेशन बना सकते थे, बहुत सारे आर्ट क्राफ्ट लिटरेरी एक्टिविटीज़ पूरे एम्पायर में हुआ करती थी। तो आइडियल कंडीशन थी गुप्ता एज में कि यहाँ पर हम इंडियन कल्चर में बहुत सारी प्रोग्रेस देख पाएँ, क्योंकि सब कुछ अच्छा था, ट्रेड अच्छा हो रहा है, इकोनॉमी ग्रो कर रही है, तो ऑब्वियसली बात है कल्चर भी ग्रो करेगी। तो यहाँ पर हमने देखा कि आइडियल कंडीशन अवेलेबल थी गुप्ता एज के टाइम में, जिसकी वजह से हमने देखा अनप्रेसिडेंटेड डेवलपमेंट हुए इंडियन कल्चर में। जब गुप्ता पीरियड था तो बहुत सारे मंदिर बनाए गए, उनमें बहुत ही बढ़िया डिटेलिंग की गई। एलॉबरेट टेम्पल्स थे, बड़े बड़े टेम्पल्स बनाए गए जिनको प्रॉपर डिटेलिंग के साथ बनाया गया। इसके पहले जो टेम्पल्स बनते थे बेटा वो वुड के बनते थे या पेरिशेबल मटेरियल के बनते थे, तो मंदिर थोड़े टाइम बाद अपने आप ही ख़त्म हो जाया करता था क्योंकि पेरिशेबल मटेरियल से बनता था। ठीक है, अर्लियर पीरियड में वुड और अदर पेरिशेबल मटेरियल का यूज़ होता था टेंपल कंस्ट्रक्शन के लिए, पर जो टेंपल गुप्ता पीरियड में बनाए गए वो सॉलिड मटेरियल से बनाए गए, जैसे ब्रिक और स्टोन से। तो ये जो टेंपल्स थे ये उस टाइम में भी थे और आज भी हैं, क्योंकि इन्हें टेंपल और स्टोन से बनाया गया। ये जो मंदिर थे ये आर्किटेक्चरल स्टाइल में बनाए गए। कौन से आर्किटेक्चरल स्टाइल में बनाए गए? नागर शैली में बनाए गए थे गुप्त साम्राज्य के मंदिर। इसको गुप्ता पीरियड पढ़ने से बेटर है आप क्या पढ़ें बेटा? गुप्त। ठीक है। 2 ऑफ दीज टेम्पल्स, वन मेड ऑफ स्टोन एट देवगढ़ इन झांसी और दूसरा था ब्रिक से बनाया गया भितरगांव इन कानपुर। अगर स्टाइल में बनाए गए गुप्ता टाइम के 2 टेम्पल जो बहुत फेमस थे, एक झांसी का देवगढ़ टेम्पल, ठीक है, झांसी का देवगढ़ टेम्पल नहीं, विष्णु टेम्पल जो कहाँ पर था? देवगढ़ में था, और देवगढ़ झांसी के पास में है। ठीक है, तो ये गलत होगा बोलना बेटा। पहला टेम्पल था विष्णु टेम्पल जो देवगढ़ में था और देवगढ़ झांसी के पास में, देवगढ़ बोलते हैं उसको। ठीक है, दूसरा जो मंदिर था, पहला मंदिर तो देवगढ़, दूसरा मंदिर भितरगांव जो कहाँ पर है? कानपुर में, और कानपुर में कहाँ पर है? यूपी में। बेटा अब हम पढ़ेंगे विष्णु टेम्पल को जो कहाँ पर है? देवगढ़ में है। जो विष्णु टेम्पल है उसे हम 10 अवतार टेम्पल भी कहते हैं। ये फाइनेस्ट एग्जाम्पल है गुप्ता आर्किटेक्चर का। गुप्ता आर्किटेक्चर के फाइनेस्ट एग्जाम्पल को आपको देखना हो तो विष्णु टेम्पल को देखो जो कहाँ पर है? देवगढ़ में है, जिसे हम क्या भी कहते हैं? 10 अवतार टेम्पल भी कहते हैं। ठीक है, ये 125 किलोमीटर दूर है झांसी से, और झांसी कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में है। ये अर्लीस्ट हिंदू स्टोन टेम्पल है जो अब तक सर्वाइव कर रहा है। इट वॉज द फर्स्ट नॉर्थ इंडियन टेम्पल विथ शिखर और टावर। बेटा ये पहला नॉर्थ इंडियन टेम्पल है जिसके ऊपर शिखर या टावर था। ठीक, कोई बात। तो ये झांसी से 125 किलोमीटर दूर है। झांसी कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में है। ये विष्णु टेम्पल है, ठीक है, जिसको हम 10 अवतार टेम्पल भी कहते हैं। ये गुप्ता आर्किटेक्चर का फाइनेस्ट एग्जाम्पल है।
ये नॉर्थ इंडिया का पहला टेम्पल है जिसमें आपको शिखर या टावर देखने को मिलेगा, पर इस शिखर का, इस टावर का एक पार्ट डिसअपियर हो चुका है। बहुत पुराना है ना बेटा, तो डिसअपियर हो चुका है। बेटा हमने मान लिया कि ये टूट फूट रहा है ना। इन स्पाइट ऑफ इट्स डिलापिडेटेड कंडीशन, इसकी टूटी फूटी कंडीशन के बाद भी ये जो टेम्पल है ये अपनी कंपेलिंग प्रेजेंस के लिए जाना जाता है। ये आज भी टूरिस्ट अट्रैक्शन सेंटर है, लोग यहाँ जाते हैं। ठीक है, टूट फूट रहा है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लोगों की आस्था विश्वास इस टेम्पल में है। जो टेम्पल है ये 1.5 मीटर हाई प्लेटफॉर्म पे बना हुआ है। इसमें 4 स्टेयरवेज है आउटसाइड द प्लेटफॉर्म जो आपको टेम्पल का एक्सेस देती हैं। इसका जो एक्सटीरियर है उसे रामायण के सीन से डेकोरेट किया गया है। फिर से ये टेम्पल 1.5 मीटर हाई है, हाई प्लेटफॉर्म पे बना हुआ है। ये जो टेम्पल है वो 1.5 हाई मीटर प्लेटफॉर्म पे बना हुआ है। 4 स्टेयरवेज हैं जो आपको टेम्पल का एक्सेस देती हैं। एक्सटीरियर को डेकोरेट किया गया है रामायण के सीन से। जो एंट्रेंस है उसमें पिलर्स लगे हुए हैं, उसके ऊपर काउंटलेस पेंटिंग्स है, कार्विंग है। जो फ्रंट एंट्रेंस है उस पर स्कल्पचर बने हुए हैं बहुत सारे देवी और देवताओं के। ठीक है, तो इस मंदिर के जो दरवाजे हैं, एंट्रेंस है, उस पर स्कल्पचर मूर्तियाँ बनी हुई हैं देवी और देवताओं की। इन मूड्स वेराइंग फ्रॉम कंटेम्पलेशन टू अफेक्शन, और अलग अलग मूड में भगवान को दिखाया गया है। तो कभी मूर्तियाँ ऐसे लग रहा है कि कोई चिंतन कर रही हैं, कुछ सोच रही हैं, कहीं पर बहुत स्नेह उनके फेस पे दिखता है। तो जो फ्रंट एंट्रेंस है, ठीक है, जो फ्रंट गेट है उस पर देवी और देवताओं की मूर्तियाँ हैं जिनमें हमें अलग अलग मूड देवी और देवताओं के देखने को मिलते हैं। कभी ऐसा लगता है वो चिंतन कर रही हैं, कभी ऐसा लग रहा है वो स्नेह से हमें देख रही हैं। Above them is विष्णु flanked by 2 of his अवतार, और इसके ऊपर हमें देखने को मिलेंगे विष्णु जी उनके 2 अवतारों में, नरसिम्हा और वामन अवतार। On each of the 3 sides of the temple, तीनों साइड में बेटा देखो जो टेम्पल है उसके तीनों साइड्स में नीश बने हुए। नीश क्या होते हैं बेटा? ताक। सुनो, आप लोगों ने ऐसे घरों में देखा होगा ना, घरों में भी होते हैं। हम लोगों की जो दादी का घर था वहाँ था, ऐसे दीवार हुआ करती थी और दीवार में इस तरीके से बना हुआ था जहाँ हम हमारा सामान वगैरह रख सकते थे। ताक बोलते थे उसको। ठीक है, नीश इज़ मेड इन द वॉल, दीवारों में क्या बना हुआ है? नीश। नीश बोले तो ताक बने हुए हैं। Carved into them are dramatic representation of Lord Vishnu in various form, और तीनों ताकों को जब आप जाके देखोगे तो आपको वहाँ पर लॉर्ड विष्णु के बहुत सारे फॉर्म्स दिखाई पड़ेंगे। वन नूक हैज़ विष्णु asleep, एक में हमें विष्णु जी सोते हुए दिख रहे हैं। ऑन द कोइल ऑफ द जाइंट सर्पेंट कॉल्ड शेषनाग, आप लोगों ने देखा होगा ना कि शेषनाग के ऊपर वो सोते हुए दिखाई पड़ते हैं। विष्णु जी को तो हमेशा ऐसे ही दिखाते हैं ना, शेषनाग है उसके ऊपर विष्णु जी सो रहे हैं, लक्ष्मी जी उनके पैर दबा रही हैं, तो इस तरीके से दिखाई पड़ते हैं वो। बट ये जो वर्ड नूक है ना, इसका मीनिंग होता है कोना। तो एक कोने में विष्णु जी सोते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, किसके ऊपर सो रहे हैं? शेषनाग के ऊपर। द नीश एट बैक, जो पीछे की साइड जो नीश है, जो ताक है, उसमें नर नारायण के कंसेप्ट को दिखाया गया है। फ्यूजन ऑफ डिवाइन एंड द ह्यूमन, कि कैसे आत्मा परमात्मा से मिलती है, ह्यूमन भगवान से मिलता है। जो थर्ड निश है, देखो 3 निश की बात हुई थी, जो तीसरा निश है उसमें लॉर्ड विष्णु को दिखाया गया है कि हाथी को बचाने आए हैं। गज, गज बोले तो हाथी। ठीक है, तो जो थर्ड निश है उसमें लॉर्ड विष्णु को दिखा दिया कि वो आ रहे हैं ट्रैप्ड एलिफेंट को बचाने के लिए, उसको हेल्प करने के लिए। गजा इन द फेमस स्टोरी ऑफ गजेंद्र मोक्ष। अनफॉर्चुनेटली जो आइडल था डाइटी का, जो भगवान की जो मूर्ति थी, वो अब मिसिंग है। जो 10 अवतार टेम्पल है उसे क्या भी कहते हैं बेटा? सागर मरहा। जो 10 अवतार टेम्पल है उसे लोकली क्या कहते हैं? सागर मरहा, मरहा, सागर मरहा, विच लिटरली मीन्स, जिसका मतलब होता है द टेम्पल ऑन द टैंक। एक मंदिर है जो किसके ऊपर बना हुआ है? टैंक के ऊपर बना हुआ है। 10 अवतार टेम्पल को लोकली सागर मरहा भी कहते हैं, जिसका मीनिंग होता है टेम्पल ऑन द टैंक। A name it gets from the square water pool
कट इनटू रॉक इन फ्रंट। रॉक को फ्रंट से काटे गए वाटर पूल, स्क्वायर वाटर पूल के कारण इसे ये नाम मिला हुआ है। तो देख लो बेटा कि दशावतार टेम्पल को हम सागर मरहा कहते हैं, ये नाम क्यों मिला है, किससे मिला है, स्क्वायर वाटर पूल कट इनटू द रॉक इन फ्रंट। रॉक को कट किया गया है फ्रंट से और वहाँ पर क्या बनाया गया है कि स्क्वायर वाटर पूल। बेटा अब हम लिटरेचर को पढ़ेंगे, साहित्य को पढ़ेंगे, ठीक है। तो अगर हम संस्कृत साहित्य की बात करें, संस्कृत लिटरेचर की बात करें, तो इसके ऊपर सबसे ज़्यादा काम हुआ है गुप्ता एज में, ठीक है। इस तरीके से काम हुआ है कि संस्कृत की हिस्ट्री या संस्कृत लिटरेचर की अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो गुप्ता एज उसमें इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, एक इम्पॉर्टेंट फेस की तरह काम करता है, ठीक है। तो जो गुप्ता एज है, The Gupta age constitutes an important phase in the history of Sanskrit literature. इसने प्राकृत को रिप्लेस किया. It replaced प्राकृत not only in inscription but also in religious and philosophical literature. देखो जो संस्कृत भाषा थी उसको इतनी इम्पोर्टेंस मिली गुप्ता एज में कि इसने प्राकृत भाषा को सिर्फ इंस्क्रिप्शन से ही नहीं रिप्लेस किया पर रिलीजियस मैटर्स, फिलोसफिकल लिटरेचर, रिलीजियस लिटरेचर, फिलोसफिकल लिटरेचर से भी रिप्लेस कर दिया। क्लियर है। तो गुप्ता एज एक इम्पॉर्टेंट फेज था इन द हिस्ट्री ऑफ संस्कृत लिटरेचर। इट रिप्लेस प्राकृत लैंग्वेज। हम देखते हैं चंद्रगुप्त के टाइम में, अशोक के टाइम में प्राकृत भाषा को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है, पर जब गुप्ता एज आया तो हमने देखा फिर से इम्पॉर्टेंस किसकी टूवर्ड्स टर्न हो जाती है संस्कृत की तरफ। तो इंस्क्रिप्शंस में भी संस्कृत लैंग्वेज का यूज़ होने लगता है, रिलीजियस लिटरेचर, फिलोसफिकल लिटरेचर में भी संस्कृत का यूज़ होता है। संस्कृत की पोजीशन और ज़्यादा स्ट्रेंथन हो जाती है गुप्ता पीरियड में। यहाँ से जो संस्कृत की इम्पोर्टेंस बढ़ेगी वो आगे तक चलती रहेगी बेटा। संस्कृत बिकेम द लैंग्वेज ऑफ लर्न, जो पढ़े लिखे लोग होते थे उन सबकी भाषा संस्कृत बन गई। एंड रिटेन्ड इट्स सुप्रीम पोजीशन फॉर 1000 ईयर, और उसने फिर अपनी सुप्रीम पोजीशन बनाए रखी हज़ारों सालों तक। गुप्ता लोगों ने क्या किया बेटा, संस्कृत को अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया। जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस पे काम होता था, मतलब जितना भी एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क था वो सब किस भाषा में होता था, संस्कृत भाषा में होता था। तो गुप्ताज रूलर्स जो थे उन्होंने संस्कृत को क्या बना लिया, अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज बना लिया। एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पसेस के लिए वो संस्कृत को यूज़ करने लगे। ऑफिशियल डॉक्यूमेंट संस्कृत में लिखे जाने लगे, इवन इंस्क्रिप्शन भी संस्कृत में लिखे जाने लगे। जो क्लासिकल संस्कृत लिटरेचर था वो बहुत ज़्यादा फला फूला गुप्ता पीरियड में। इसमें बहुत सारी बड़े बड़े एपिक्स आए, पोइट्री आए, ड्रामा आए, लिरिक्स आए, प्रॉस आए। रिलीजियस और सेक्युलर लिटरेचर साइड बाय साइड एग्जिस्ट करता था, पर इनमें एक कॉमन बॉन्ड था, वो था संस्कृत, ठीक है। तो जो क्लासिकल संस्कृत लिटरेचर था उसने इस टाइम में बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ देखा, है ना, बहुत ज़्यादा वो प्रॉस्पर हुआ। गुप्ता पीरियड के टाइम में जो बहुत सारे एपिक्स, पोइट्री, ड्रामा, लिरिक्स, प्रॉस लिखे गए किसमें, संस्कृत में। रिलीजियस सेक्युलर लिटरेचर साथ साथ चल रहा था, पर चल किस भाषा में रहा था, संस्कृत भाषा में। और बेटा गुप्ता पीरियड में बहुत इम्पॉर्टेंट राइटिंग्स के ऊपर भी काम हुआ, जैसे पुराण इस टाइम में लिखी गई, विष्णु पुराण, वायु पुराण, वहार पुराण, नरसिंह पुराण, वमन पुराण, वमन अवतार था ना, शिव पुराण, मत्स्य पुराण, ये सब गुप्ता पीरियड में ही लिखी गई। पुराणों पे बहुत काम हुआ गुप्ता पीरियड में। विष्णु पुराण, वायु पुराण, वराह पुराण, नरसिंह पुराण, वमन पुराण, शिव पुराण, मत्स्य पुराण इनके टाइम में लिखी गई। और बेटा बहुत सारे टेक्स्ट लिखे गए जो स्टोरीज़ को बताते हैं हमारे भगवान की, ठीक है। और ये भी बताते हैं कि अगर आपको किसी भगवान को प्रसन्न करना हो, प्लीज़ करना हो, तो कौन से फास्ट आपको रखने चाहिए, किस तीर्थ यात्रा पे आपको जाना चाहिए, कौन सा पिलग्रिमेज आप चुनो, कौन से फास्ट आप करो जब आपको उस पर्टिकुलर भगवान की प्राप्ति होगी। कुछ स्मृतिज और लॉ बुक भी इस टाइम में कंपाइल हुई। गुप्ता टाइम में स्मृतिज और लॉ बुक, जैसे हम क्या कह सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन भी मान सकते हैं, वो इस टाइम में कंपाइल हुआ। तो कॉन्स्टिट्यूशन बोलना तो खैर गलती होगा, नहीं बोलो कॉन्स्टिट्यूशन, कानून की किताबें बोल दो, लॉ बुक्स, कानून की किताबें, कॉन्स्टिट्यूशन नहीं, कानून की किताबें, लॉ बुक लिखी गई, स्मृति लिखी गई इसी टाइम में।
अगर हम गुप्ता एज की बात करें तो यहाँ पर हमने देखा बहुत ही बढ़िया बढ़िया राइटर्स आए जिन्होंने बहुत कंट्रीब्यूट किया, और सिर्फ एक फील्ड में नहीं, इंडियन लिटरेचर की डिफरेंट ब्रांचेस को एनरिच करने का काम किया डिफरेंट राइटर्स ने। तो गुप्ता एज में बहुत सारे ऐसे राइटर्स आए जिन्होंने लिटरेचर को बहुत ज़्यादा एनरिच किया। द गुप्ता एज वॉज डिस्टिंग्यूस्ड बाय नंबर ऑफ राइटर। गुप्ता एज दूसरी एजेस से अलग है क्योंकि इस टाइम में हमने बहुत सारे राइटर्स को देखा जिनका वर्क आउटस्टैंडिंग था, जिन्होंने बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया हमारे किसको, लिटरेचर को, इंडियन लिटरेचर के डिफरेंट ब्रांचेस को। अब इनमें कौन कौन से राइटर्स हैं? कालिदास हैं, शूद्रक है, भाष, हरिसेन, दंडेन, शुभांदु, भैरवी। इन सब में सबसे ज़्यादा शाइनिंग लाइट, चमकदार, काबिले तारीफ थे कौन? कालिदास, मोस्ट फेमस पोएट एंड ड्रामेटिस्ट। बेटा अब हम पढ़ेंगे कालिदास को। तो अगर हम कालिदास की बात करें तो जितने भी कवि अब तक भारत में हुए उन सब में सबसे महान कौन है? कालिदास। क्लियर है? कालिदास इज रिगार्डेड एज द ग्रेटेस्ट पोएट एंड प्ले राइट इंडिया हैज़ एवर प्रोड्यूस्ड। इंडिया में जितने भी पोएट प्रोड्यूस हुए उन सब में सबसे महान कौन है? कालिदास। विंसेंट स्मिथ बिल्कुल सही कंपैरिजन करते हैं कि भाई गुप्ता पीरियड को हम कंपेयर कर सकते हैं एलिजाबेथन पीरियड से। एलिजाबेथन पीरियड कहाँ चला बेटा? इंग्लैंड में। कि भाई गुप्ता पीरियड में हमने देखा कि एक बहुत महान कवि हुए जिनका नाम था कालिदास। कालिदास इतने ब्रिलियंट थे, इतनी ब्रिलियंसी थी उनके अंदर कि कालिदास के टाइम पे जो छोटे छोटे राइटर्स हुए उनका नाम और निशान आपको देखने को नहीं मिलता, क्योंकि उन सब में सबसे ज़्यादा चमके, सबसे ज़्यादा दिखाई पड़े, सबसे ज़्यादा नोन हुए कौन? कालिदास। ऐसे ही बेटा जब एलिजाबेथन पीरियड था इंग्लैंड में उस टाइम में शेक्सपियर आए, तो शेक्सपियर भी इतने ब्रिलियंट थे कि शेक्सपियर के टाइम में जितने छोटे मोटे कवि आए वो बेचारे अपनी पहचान बना ही नहीं पाए। उनकी पहचान, उनकी प्रतिभा दब गई। किसकी प्रतिभा के सामने? शेक्सपियर की प्रतिभा के सामने। ऐसे ही हमारे भी पोएट की प्रतिभा दब गई किसके सामने? कालिदास के सामने। तो विंसेंट स्मिथ राइटफुली कंपेयर करते हैं गुप्ता एज को एलिजाबेथन पीरियड से, जो कहाँ था? इंग्लैंड में था। विंसेंट स्मिथ के अकॉर्डिंग इंडिया में लेसर लाइट आउटशोन हुई बाय द ब्रिलियंसी ऑफ कालिदास। ये जो आउटशोन है इसका मतलब होता है मात देना, ठीक है। तो कालिदास की ब्रिलियंसी के सामने जो छोटे मोटे कवि आए उनको बहुत ज़्यादा वेटेज नहीं मिला। इन इंडिया ऑल द लेजर लाइट्स आर आउटशोन बाय द ब्रिलियंसी ऑफ कालिदास। ऐसे इंग्लैंड में भी हुआ। जो स्मॉल ऑथर्स थे उन्हें ओवरशैडो किया किसने? शेक्सपियर ने। क्लियर है? शेक्सपियर बेचारे जितने छोटे कवि थे उनको किसी ने पूछा नहीं। ऐसे ही इंडिया में भी हुआ। और ये जो वर्ड आउटशोन है इसका मीनिंग क्या बताया बेटा मैंने? मात देना, किसी के कंपैरिजन में कम पड़ जाना। जितने भी छोटे कवि थे, ठीक है, लेसर लाइट्स जो थे, छोटे कवि थे, बेचारों का किसी ने कुछ पूछा ही नहीं। क्यों? क्योंकि उनके सामने एक ब्रिलियंट कवि खड़ा था जिसका नाम था कालिदास। अगर हम पोएटिक वर्क की बात करें, मोस्ट फेमस 4 पोएटिक वर्क की बात करें अगर हम किसके? कालिदास के, तो वो हैं ऋतुसंहार, रघुवंश, मेघदूत, कुमार संभव। इसको आप लोग ऐसे भी पढ़ सकते हैं, ऋतु संहारा, रघुवंशा, मेघदूता, कुमारा संभवा। पर ये गलत है, नाम तो नाम होते हैं बेटा। ऋतुसंहार, रघुवंश, मेघदूत, कुमार संभव। और बेटा जो मेघदूत है, मेघ मतलब क्या होते हैं? बादल, क्लाउड। तो यहाँ पर क्लाउड को मैसेंजर की तरह दिखाया है। और ये बहुत ही आउटस्टैंडिंग लिरिकल पोएटिक वर्क है किसका? कालिदास का। क्या? मेघदूत। अगर हम 3 ड्रामेटिक वर्क की बात करें, 3 फेमस नाटकों की बात करें कालिदास के, तो वो है विक्रमोर्वशीयम, मालविका अग्निमित्रम, अभिज्ञान शकुंतलम। आपको जो पढ़ना है वो पढ़ लो, स्पेलिंग याद रखना। विक्रमोर्वशीयम, मालविका अग्निमित्रम, अभिज्ञान शकुंतलम।
इनके जो ड्रामेटिक वर्क हैं उसमें मोस्ट फेमस ड्रामेटिक वर्क है अभिज्ञान शकुंतलम। बेटा जो हमें एक स्टोरी बताता है, एक लव स्टोरी बताता है किस किस की, किंग दुष्यंत की और शकुंतला की, और इनका बेटा ही हुआ भरत। बेटा इसको भारता मत पढ़ना, ये भरत है, ठीक है। शकुंतला और दुष्यंत के जो बेटे हुए उनका नाम क्या हुआ, भरत। और जब ये रूलर बने इन्हीं के नाम पे हमारी कंट्री का नाम भारतवर्ष रखा गया, भारत रखा गया, भारतवर्ष, भारत भरत से ही आया है। भरत कौन थे, बेटे थे किसके, दुष्यंत के और शकुंतला के। क्लियर है। अगर हम कालिदास के ड्रामा के नोटेबल फीचर की बात करें कि आपने एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक क्या देखा इनके ड्रामा में, तो वो था कि भाई जो हायर कास्ट के जो लोग होते थे, वो कैरेक्टर जो हायर कास्ट के होते थे, मतलब कालिदास का एक ड्रामा, और ड्रामा में सपोज करो 10 कैरेक्टर है, तो उसमें जो हायर कास्ट का कैरेक्टर होगा वो कौन सी भाषा बोलेगा, संस्कृत, ठीक है। पर जो लोअर कास्ट के थे और जो औरतें थी वो कौन सी भाषा बोलती थी, प्राकृत। इससे पता चलता है कि यहाँ पर औरतों की कंडीशन में डिटोरिएशन, डिक्लाइन चालू हो गया था। हायर कास्ट के कैरेक्टर बोलेंगी संस्कृत, लोअर कास्ट के कैरेक्टर और विमेन बोलेंगी क्या, प्राकृत भाषा। तो यहाँ से हम देखते हैं कि विमेन की कंडीशन में थोड़ा डिटोरिएशन आया। जितना भी काम कालिदास ने किया स्पेशली ड्रामा, उसको पूरी दुनिया की जो इम्पोर्टेंट लैंग्वेजेस हैं, जो मेजर लैंग्वेजेस है, उसमें ट्रांसलेट किया गया है। कालिदास का काम इतना सहारा गया, ऐसे बोलते हैं ना, प्रेस किया गया, उसकी इतनी तारीफ हुई कि उनके कामों को मेजर जो लैंग्वेजेस हैं दुनिया की, वर्ल्ड की, उसमें ट्रांसलेट किया गया है। सहारा जा नहीं बोलते ना उसको, कि उनके काम को बहुत सहारा, यार छोड़ो, तुम तो ये बोलो प्रेस किया गया, उसकी तारीफ की गई, सराहा गया। क्या बोलते हैं, सराहा गया। छोड़ दो चलो। जो सब्जेक्ट मैटर था कालिदास का वो लव, नेचर और ब्यूटी था। कालिदास का आप अभिज्ञान शकुंतलम उठा लो, मेघदूत उठा लो, आप देखोगे लव, नेचर, ब्यूटी की बात हुई है। यहाँ पर हमें कोई रिलायबल इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती सरकार की, ठीक है। सरकार कैसी थी, सोसाइटी कैसी हुआ करती थी, रिलीजन कैसा था गुप्ता पीरियड में, इसकी इन्फॉर्मेशन आपको कालिदास के काम से नहीं मिलती है। बिसाइड्स दे ऑल्सो कंटेंट ट्रेसेस ऑफ पॉलिटिकल हिस्ट्री, थोड़े बहुत ट्रेसेस मिल जाएंगे पॉलिटिकल हिस्ट्री के, पर सरकार के बारे में, समाज के बारे में, धर्म के बारे में बहुत ज़्यादा रिलायबल इन्फॉर्मेशन कालिदास का काम नहीं देता है। अब हम लिटरेचर की बात करेंगे, तो बेटा लिटरेचर में तो बहुत